बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में मैं लेकर आया हूँ एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यदि आप यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, यूसेट के अतिरिक्त शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सत्र को आपको अंत तक अवश्य देखना चाहिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन को बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे। आप सत्र को एंजॉय कीजिए और यदि पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरू करते हैं इस सत्र को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है। ये यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर एक अभिकथन अर्थात एक असेसन पूछा गया है और दूसरा तर्क यानी एक रीजन आर दिया गया है। इसे पढ़ना है और नीचे कूट से सही उत्तर को चूज करना है। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये तो सही है। इसका मतलब हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अर्थात जो सतत विकास है वह मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब है कि ए सही है। नीचे कूट में ए सही है क्योंकि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ए जो अभिकथन है वह सत्य है। अब देखते हैं तर्क आर। यहाँ पर दिया गया है, पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं करती। ये भी सही है कि यदि पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति बनाई जाए तो वह पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाती है और या अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं करती है। आर भी सही है। तो यहाँ पर अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं। ठीक है। इंग्लिश में हम रीजन को पढ़ेंगे तो कहेंगे कि एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेस। लेकिन अब हमें कूट का चयन करना है, सही कूट का चयन नीचे से हमें देखना है। ए और आर दोनों सही हैं। अब पूरा पढ़ेंगे। मैंने आपको एक तरीका बताया था कैसे इसे हल करना है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं करती है। क्योंकि लगा देना है आपने तर्क की जगह। ये तो सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण तो है लेकिन यहाँ पर लिखा गया है पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं करती। सतत विकास में भी प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होता है। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनका आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं उनका क्षरण होगा। इसलिए जो तर्क आर है वह अभिकथन ए की सही पुष्टि नहीं करता, सही व्याख्या नहीं करता, स्पष्टीकरण नहीं करता। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हल करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। आपने अभिकथन पढ़ना है, उसके पीछे क्योंकि लगाना है, फिर तर्क को पढ़ना है और समझना है। अपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग वहाँ पर करना है तभी आप इसे सही कर पाओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ दिया गया है, शहरी क्षेत्र में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। समझ लीजिए क्वेश्चन को। पूछा गया था, द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन अर्बन एरियाज इज। शहरी क्षेत्र में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट, वाणिज्यिक क्षेत्र, कमर्शियल सेक्टर, उद्योगों में
प्रयुक्त ऊर्जा यानी एनर्जी यूज इन इंडस्ट्री, पावर प्लांट अर्थात इंग्लिश में भी हम इसे पावर प्लांट कहेंगे। तो शहरी क्षेत्र में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है सड़क परिवहन अर्थात रोड ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है, जल जनित रोग नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर ब्राउन डिजीज, जो जल से नहीं फैलता, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा या डेंगू। इसका सही उत्तर है, ध्यान से क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए, सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर 4 यानी डेंगू। डेंगू मच्छर से फैलता है, आप जानते हैं। टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा ये पानी से संबंधित यानी जल जनित रोग हैं, डेंगू मच्छर से फैलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम आगे क्वेश्चन को और अच्छे से हल करने की कोशिश करेंगे, आप सत्र को आराम से एंजॉय कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, ध्यान से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड्स इज नॉट हाइड्रोमेट्रियोलॉजिकल, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा समझने की आप कोशिश कर लीजिए। हिंदी में भी हम इसे देख लेंगे, नीचे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है। कौन सी ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हाइड्रो मौसमी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 होगा, सुनामी। हिमस्खलन, समुद्री कटाव, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये क्या हैं, हाइड्रो मौसमी हैं, जबकि सुनामी हाइड्रो मौसमी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुनामी। तो ऐसे आपको इसे समझना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं। अवगुण ध्यान से देखिए, उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। जब आप शिक्षा का वैश्वीकरण करेंगे तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे, क्या क्या अवगुण होंगे। कूट का चयन करना है, निम्नांकित कूटों में से सही का चयन कर उत्तर दें। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है, अर्थात बी, सी तथा डी। बी क्या है, शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, बिल्कुल। इसका मतलब हुआ प्रमोशन इन इलिटिज्म इन एजुकेशन। जब आप उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण को लाएंगे तो शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा मिलेगा, बड़े बड़े लोग शिक्षा पर कब्जा कर लेंगे। दूसरा है सी, शिक्षा का वस्तुकरण। इसका मतलब हुआ कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, शिक्षा का वस्तुकरण हो जाएगा। और डी है शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी, बिल्कुल। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जब शिक्षा का वैश्वीकरण होगा, हायर एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन होगा, तो उससे शिक्षा महंगी हो जाएगी, तो शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी हो जाएगी और वो शिक्षा सभी की पहुंच में नहीं हो पाएगी। और जो पहला वाला है वो तो गुण है, विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण होगा, इससे एक्सपोजर टू ग्लोबल करिकुलम। तो ये तो अच्छा है, लेकिन 3 इसके क्या हैं, डीमेरिट्स हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 50 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है। डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं, कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, कुछ निजी विश्वविद्यालय होते हैं यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और कुछ होते हैं डीम्ड विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है, ये हमें पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो देखने के बाद
हम इसे पहचान लेंगे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 है, अर्थात बी, सी तथा डी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम इसे देख लेते हैं। पहला क्या था, राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, ये तो गलत है। वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं, सही। डीम्ड विश्वविद्यालय अपना पाठ्यक्रम बना सकते हैं। दे कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क, अपने सिलेबस को, अपने कोर्स वर्क को बना सकते हैं, तो बी वाला सही है। तीसरा है, वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस, तो ये भी सही है। और आखिरी है, वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं, अर्थात दे कैन ग्रांट डिग्रीज, तो डी भी सही है। बी, सी, डी सही होगा, तो इसका मतलब कोड नंबर जो इसका है ऑप्शन नंबर 2 वो सही हो जाएगा। मुझे लगता है समझने में आप सक्षम हो गए होंगे इस प्रश्न के उत्तर को। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन और हल करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात वैल्यू एजुकेशन का जो पर्पज होता है उसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से आप मूल्य शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊपर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ये है कंसर्न ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 52। ये राजनीति विज्ञान यानी राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कोड से हमें चूज करना है। तो ये तो काफ़ी आसान है, आप इसे आसानी से कर लेंगे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 है, बी एंड सी, ये इसका सही है। बी क्या है, राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ये सही है। जो राज्यसभा है वह लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। और सी है, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द डिक्टेट्स ऑफ द स्टेट्स दे रिप्रेजेंट, ये भी सही है। तो ये दो सही हैं और ऊपर ए और डी गलत है। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस विच कैन बी डिजॉल्व ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, गलत है। राज्यसभा स्थायी सदन अवश्य है, लेकिन वह आपातकाल के दौरान भी भंग नहीं होता। द यूनियन टेरिटरी हैज़ ए रिप्रेजेंटेटिव इन ए राज्यसभा, तो ये भी गलत है। नो यूनियन टेरिटरी हैज़ ए रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा, तो ये गलत है, क्योंकि दिल्ली पुडुचेरी से राज्यसभा सांसद आते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 52, ताकि आप इससे और अच्छे से समझ जाएंगे। तो बी और सी तो सही है। बी क्या है, राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, सही है। सी है, राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है, बाध्यकारी नहीं होते हैं वो। ए गलत है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये तो सत्य है, जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। लोकसभा भंग हो जाती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है, ये ध्यान में आपने रखना है। उसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है, गलत है। राज्यसभा में दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका प्रतिनिधित्व होता है। पुडुचेरी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व करता है।
तो केंद्र शासित प्रदेश भी जहाँ पर विधानसभा है वे अपना प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में। तो इस प्रकार ये उत्तर बी और सी है, ए और डी इसमें गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन नंबर 53, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम तो निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता। तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, ध्यान से देख लीजिए। तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है उसके परिणाम स्वरूप कौन सा तात्कालिक कारण इनमें से नहीं होता है, कौन सा एक्शन तुरंत नहीं लिया जाता है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लगता है, जब उस राज्य में सरकार विफल हो जाए, जब उस राज्य का संवैधानिक ढांचा शासन चलाने के लायक ना रहे, किसी वजह से भी हो सकता है वहाँ पर मेजॉरिटी ना हो, अल्पमत में सरकार आ गई, बहुमत गिर गया है, या दल बदल की वजह से सरकार गिर गई है, या हो सकता है राज्य की आंतरिक स्थिति काफ़ी खराब है, वहाँ पर गृह युद्ध की संभावना बन रही है, कोई भी कंडीशन हो सकती है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। तो उस समय क्या हो सकता है, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही होती है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है और सारी शक्तियां अपने अंडर में ले लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता, क्या नहीं होता। तो इसका उत्तर है काफ़ी सरल है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए एंड डी ये सही है। ए यानी राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, ये होगा। यानी पूछा क्या था प्रश्न में, तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता, नहीं होता मतलब राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाता तुरंत, राज्य विधानसभा बनी रहेगी राज्य में, तो ये गलत है। दूसरा जो डी है, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना, ये भी गलत है। राष्ट्रपति शासन लगते ही ना तो तुरंत राज्य विधानसभा भंग की जाती है और ना ही नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है, ये दोनों क्या हैं, गलत हैं। और अनिवार्य रूप से नहीं होता, यही प्रश्न में पूछा गया था। बाकी बी और सी हो सकता है। राज्य में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी किया जाना, बिल्कुल, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो तुरंत ही वहाँ क्या कर देते हैं, मंत्रिमंडल को भंग कर देते हैं। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और सी, राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, बिल्कुल, टेक ओवर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, तो ये तो सत्य है। इस प्रकार ए और डी ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पूछा गया है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सद आचरण पर्यंत पद पर रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इंस्टीड ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हु अमोंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर। इसका मतलब हुआ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय गुड बिहेवियर अर्थात सद आचरण पर्यंत पद पर कौन रहता है इनमें से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, केवल सी, अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय सद आचरण अर्थात गुड बिहेवियर की वजह से पद पर रहता है, यह आप ध्यान में रख लीजिए। आगे देखते हैं, 6 क्वेश्चन और हल करेंगे। यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पूछा गया है, शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है, अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। शिक्षण अधिगम संबंध, टीचिंग लर्निंग रिलेशन के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है, अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, ध्यान से देख लीजिए, 2, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात 1, 2, 3 और 5 ये सही है। एक क्या है,
जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। बिल्कुल, जब कोई स्टूडेंट फेल होता है तो इसका मतलब है टीचर फेल हुआ है। दूसरा, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। बिल्कुल होता है। जब हम टीचिंग करते हैं, शिक्षण करते हैं, तो उसका मकसद अधिगम सुनिश्चित करना होता है। आपका शिक्षण का तात्पर्य किसी को सिखाना होना चाहिए। तीसरा है, शिक्षण के बिना, माफ कीजिए, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप शिक्षण करेंगे तो आप सीखेंगे ही, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। पांचवा है, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। बिल्कुल, टीचर जब टीचिंग करता है तो वह लर्निंग भी करता है। लेकिन 4 और 6 गलत हैं, तो इस प्रकार 1, 2, 3 और 5 सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप इसे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे, इसको आप पढ़ लीजिए यहाँ से। पहला क्या था, व्हेन स्टूडेंट्स फेल इन ए टेस्ट इट इज़ द टीचर हु फेल्स। बिल्कुल। दूसरा है, एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। तीसरा है, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। बिल्कुल हो सकता है। पांचवा है, ए टीचर टीचर्स बट लर्न ऑल्सो। टीचर जब शिक्षण करता है तो सीखता भी अवश्य है। और 4 और 6 क्या हैं, गलत हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पूछा गया है एक अभिकथन ए तर्क आर, सेम जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही है। अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। बिल्कुल, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अधिगम यानी सीखना, सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, तो ये तो सही है। ए क्या है, सही है। अब तर्क आर, जो तर्क है आर, रीजन आर है, वो इसकी पुष्टि करता नहीं करता है, ये देखना है। अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। सत्य है, जब आप सीखते हैं ना, अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उससे उपयोगी होने के लिए उस सीखे हुए ज्ञान को आपने अपने जीवन में जोड़ना है। अपने दैनिक क्रियाकलापों में उस सीखे हुए ज्ञान को कनेक्ट करना है, तभी अधिगम का फायदा मिलेगा। तो ये तो सरल है। अब मुझे लगता है आप इसके उत्तर को समझने में सक्षम हो गए होंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। कैसे हल करेंगे? अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। तो कूट से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। आसान था। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस। जब आपने कुछ सीखा है, उस सीखे हुए ज्ञान को आप अपने लाइफ से लिंक करेंगे तो पूरी लाइफ में उसका यूज हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। एलोज लर्निंग आउटकम कि बच्चे ने क्या सीखा, तो वही आपका प्रभावकारी शिक्षण को जज करेगा। समझ गया आप? क्या पूछा गया था प्रश्न में? शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? उत्तर होगा छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, तो छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर आप टीचिंग की इफेक्टिवनेस अर्थात शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय करेंगे कि आपका शिक्षण अच्छा है या खराब है। अगला क्वेश्चन, आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम यहाँ पर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? टीचिंग मेथड, यहाँ पर शिक्षण की 4 विधियाँ दी गई हैं, तो इसमें से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी अर्थात सीखने वाले की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? परिचर्चाओं की विधि से, डिस्कशन मेथड, युग्मित वार्ता सत्र की विधि से,
विचारा हुए सत्र की विधि से, जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं। परियोजना विधि से यानी प्रोजेक्ट मेथड। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 परियोजना विधि। परियोजना विधि से आप शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बना सकते हैं, तो इससे आप समझने में सक्षम हो पाएंगे। यहाँ पे इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। उत्तर होगा प्रोजेक्ट मेथड। डिस्कशन मेथड में आप उतना नहीं कर सकते। बज सेशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यानी मस्तिष्क सत्र विधि, प्रोजेक्ट मेथड अर्थात परियोजना विधि, इसमें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू दैट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा की जो व्यवस्था है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ हिंदी में भी देख लीजिए, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किसी से संबंधित है। शिक्षण प्रभावकारिता टीचिंग इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किसी से संबंधित है? शैक्षिक व्यवस्था से, एजुकेशनल सिस्टम से। आखिरी क्वेश्चन है आज का, 16वां क्वेश्चन है ये। यहाँ पर फिर एक असेसन और रीजन दिया गया है। अभिकथन ए में पूछा गया है निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवल्यूएशन, निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। ए सही है, ये तो सही है। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है वह अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है, ये गलत है। संकलनात्मक मूल्यांकन यानी एसए कहते हैं, जो विद्यालयों में किया जाता है। समेटिव असेसमेंट या समेटिव एवल्यूएशन कह सकते हैं। और निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है फॉर्मेटिव एवल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन संकलनात्मक मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है। यहाँ ठीक अपोजिट पूछा गया है, संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय होता है, जो कि गलत है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ये संकलनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन अर्थात सबमेटिव एवल्यूएशन और फॉर्मेटिव एवल्यूएशन पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप उसे देख लीजिए। पूछा क्या गया था? फॉर्मेटिव एवल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, ये तो सही है। गति प्रदान करता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्या करता है? अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। दूसरा इसमें क्या पूछा गया था? एज अगेंस्ट समेटिव एवल्यूएशन फॉर्मेटिव एवल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। तो समेटिव असेसमेंट से निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ज़्यादा रिलायबल है, अर्थात अधिक विश्वसनीय है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर अभिकथन ए सही है लेकिन तर्क आर गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन अर्थात फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी लिखा होता है, और सबमेटिव इवैल्यूएशन या सबमेटिव असेसमेंट, इनको आप समझ लीजिए, जान लीजिए। वीडियो बनी है उसे वॉच कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आज के सत्र में हमने हल किए कुल 16 MCQ जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। ये प्रश्न आपकी तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जाने में सक्षम बनाएंगे आपको, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न की तैयारी करते रहिए। कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल और गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। ऑल द बेस्ट।